हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें अपन ने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, यानी नर जनन अंग पौधे का, जिसे अपन पुंकेसर या स्टेमन कहते हैं, वो अपन ने स्टार्ट कर दिया था। और उसमें आप लोगों को मैंने उसकी स्ट्रक्चर भी बता दी थी और इंटरनल स्ट्रक्चर जो बीजाणुधानी या स्पोरेंजिया की थी वो भी अपनी कंप्लीट हो गई थी। उसके अपन ने वॉल्स भी पढ़ ली थी। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जो है इसको अपन नर युग्मक या मेल गैमेट भी बोलते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि इस स्ट्रक्चर में आपको दो वॉल दिखाई दे रही है। एक वॉल तो ऊपर की तरफ है जो थोड़ी सी कैसी है, आपको देखो मैं डायग्राम दिखा रही हूँ। इसमें देखो कितने तरीके के इसमें परागकण होते हैं और ये परागकण जो है इनकी संरचना, इनका कलर, इनकी स्मेल बहुत अलग अलग होती है और इसी के अकॉर्डिंग जो है चीजों को पहचाना जाता है। तो यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले एक चीज आपको याद रखनी है कि ये नर युग्मक है और इसी से जो है बाद में क्या बनेगा, इससे बनेगा नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट, यानी कि ये एक स्टार्ट करेगा। और ये चीज केवल जो मेल गैमेटोफाइट है या फीमेल गैमेटोफाइट है, हालांकि वैसे देखा जाए तो निम्न वर्ग का, लोअर कैटेगरी का कैरेक्टर है, लेकिन उच्च वर्ग में भी ये कुछ समय के लिए ये संरचना इसमें पाई जाती है। तो जो अब अपने को सबसे पहले स्टार्टिंग में देखना है कि अगर दो इसमें वॉल है तो बाहर वाली जो परत है या जो लेयर है उसको हम बोलते हैं बाह्य चोल या एक्साइन, ठीक है। और ये आपको बहुत कठोर मिलेगी, बहुत इम्पोर्टेंट इसका कैरेक्टर है। इसके चारों तरफ एक ऐसा रसायन या ऐसा केमिकल मिलता है जिसे अपन बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, और यही स्पोरोपोलेनिन है जिसके कारण बहुत मिलियन ईयर्स बाद भी आपको परागकण सुरक्षित मिलता है, जीवाश्म के रूप में या फॉसिल के रूप में। अभी एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम पौधों में देखें, प्लांट में देखें, तो सबसे ज्यादा कोई कठोर या बहुत समय तक अपघटित नहीं होने वाली अगर कोई अंग है तो वो क्या है, परागकण। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी संरचना है, तो है परागकण। अगर अपन वैसे अपने मनुष्य में पूछते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो जल्दी से अपघटित नहीं होती है, तो अपन कहते हैं हमारे दांत। क्यों? क्योंकि उस पर एनेमल होता है। ऐसे ही अगर परागकण है और उसको ऊपर या इतने समय तक संरक्षित करने का मुख्य कारण क्या है कि इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन एक रसायन पाया जाता है, जिसके कारण ये कैसी भी स्थिति, बहुत उच्च तापमान हो या आर्द्रता हो यानी ह्यूमिडिटी हो, पानी हो, कुछ भी हो, ये आसानी से जो है नष्ट नहीं होता है। इसीलिए जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हमें जीवाश्म के रूप में पता लगता है। और जब काफी टाइम बाद हमें, जैसे मान लीजिए कि अपना राजस्थान है, इस समय हम राजस्थान को क्या मानते हैं, एक डेजर्ट, एक मरुस्थल के रूप में। लेकिन अगर हम जीवाश्म के रूप में देखें तो हमें ऐसे पौधों के परागकण मिले जो पौधे कैसे थे, जलीय यानी कि एक्वेटिक। और उसी आधार पे हमें पता लगता है कि बहुत सालों पहले राजस्थान के यहाँ पर एक सागर था, समुद्र था, और वो था तैतीस। तो ये आपने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा भी होगा। तो ये किससे हमें पता लगा, हमें जो परागकण है उनके जीवाश्म से पता लगा कि यहाँ पर जलीय पौधे थे। जलीय पौधे यानी कि यहाँ पर इस तरीके का पानी था। तो ये इसलिए बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। कई बार ये आता भी है कि काफी समय तक जो परागकण है वो सुरक्षित क्यों रहते हैं, तो उसका मुख्य कारण है कि इसकी जो बाह्य चोल है उस चोल के चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है, जिसके कारण ये हमें काफी समय तक आसानी से प्राप्त हो सकता है। फिर उसके बाद में अगर इसी में देखें, अब आप कहोगे कि जब इतना कठोर है ये परत तो इससे
जो है अंदर की पराग नली या पोलन ट्यूब का निर्माण कैसे होता है, या ये अंकुरित कैसे होता है, या ये जर्मिनेट कैसे होता है, तो इसका मुख्य कारण है कि ये जो परत है, इस परत में 1, 2 या 3 इस तरीके के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, और इन पोर्स को हम बोलते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर। और जब पोलन ग्रेन अंकुरित होता है या जर्मिनेट होता है तो इन्हीं जनन छिद्रों द्वारा पोलन ट्यूब या पराग नली का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में अब अपन देखो थोड़ा सा इसके आंतरिक झिल्ली के बारे में देखें तो उसे हम अंत्यचोल या इंटाइन कहते हैं। और ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि इंटाइन किसकी बनी होती है, तो इसमें सेलुलोज और पैक्टिन पाया जाता है। और इसके अलावा ठीक है, यही है जो कि पोलन नली का निर्माण करती है। जब जर्मिनेट होता है तो अंदर से यहाँ से जर्म छिद्र द्वारा ये बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये संरचना हो गई हमारी किसकी? परागकण की। फिर उसके बाद में देखो जो जैसे मान लीजिए कल मैंने आपको बताया भी था कि जब लघु बीजाणु जनन होता है यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है तो उसमें 4 लघु बीजाणु बनते हैं और चारों के चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं। तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? टेट्राड या चतुष्क। तो ये जो है इसी रूप में जो है एक पहला इसमें विभाजन होगा। हालांकि आपको पता है कि एक ही कोश लघु बीजाणु है तो एक ही केंद्रक होना चाहिए, लेकिन इन परागकण जो है ये द्विकेंद्रकीय होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि परागण क्रिया से पहले यानी पॉलिनेशन से पहले ही ये 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाते हैं। और एक केंद्रक तो इसमें होता है बड़े आकार का जिसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक या कायिक कोशिका या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो दूसरा होता है जो बहुत छोटा सा होता है, बिल्कुल आप ये मान लीजिए कि लेंस जैसा होता है, तो उसे हम बोलते हैं जनन केंद्रक या जर्मिनेटिव, या आप इसको जनन कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आकार वाली कायिक कोशिका और उसी के जो साइटोप्लाज्म उसी का जो कोशिका द्रव्य है उसमें ही दूसरा केंद्रक तैरता रहता है जिसे हम जनन कोशिका या जर्मिनेटिव सेल कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे पराग कण का अगर डायग्राम आता है तो आप उसमें अगर सिर्फ ये आता है कि नामांकित चित्र बनाइए लेबल डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन तो आप कोई भी स्थिति बना दे, लेकिन अगर मैच्योर आता है, परिपक्व आता है, तब आपको उसमें दोनों केंद्रक दिखाने जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये संरचना हो गई किसकी? परागकण की। उसके बाद में अब ये जो परागकण है, ये परागकण अगर हम इसकी आकृति वगैरह देखें तो आपको जातियों के अनुसार अलग अलग मिलेगी। फिर उसके बाद में रंग वगैरह वो भी सब अलग अलग मिलेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल देखें तो ये आपको गोल दिखेंगे, और अगर हम आकार देखें तो ये लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका व्यास या डायामीटर होता है। तो ये बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कईयों में आपको बड़े भी दिखेंगे, लेकिन फिर भी नेकेड आइज से आपको ये नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो इसके कुछ लाभ और कुछ हानि भी है। अब हानि क्या है कि अगर आपने 11th क्लास में भी शायद मैंने आपको बताया होगा कि पराग कण जो है उनसे एलर्जी बहुत होती है, जैसे अस्थमा अपन बोलते हैं। कभी जब हम गार्डन वगैरह में जाते हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा गार्डन में घुसते ही उनको छींकें चालू हो जाती हैं। वो छींक इसलिए आती है क्योंकि ये जो हम जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं तो उसमें छोटे छोटे परागकण, क्योंकि गार्डन में जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे जो है परागकण हवा में तैरते मिलेंगे, और जब सांस लेते हैं तो अगर वो हमारी नाक के अंदर एंटर कर जाते हैं तो कई लोगों को इससे एलर्जी होती है, जैसे अस्थमा बोलते हैं। तो वो जो है छींकना चालू कर देते हैं। वैसे भी आप देखो कि कोई अलग तरीके की स्मेल आती है तो हम भी छींकते हैं। तो उसी तरीके से कई लोगों को इन परागकणों से एलर्जी होती है, तो वो एलर्जी क्या कहलाती है? अस्थमा। और इसमें अगर आपके बुक में आप देखो तो यहाँ पर एक विशेष नाम दिया हुआ है पार्थेनियम या कांग्रेस ग्रास।
ये जो है एक वीड है, अनवांटेड प्लांट है, और इसके जो परागकण है, क्योंकि ये हमारे बहुत ज्यादा ये पाया जाता है, और अगर आपने देखा हो तो थोड़े से गाजर मतलब उसकी जैसी पत्तियों जैसी इसकी पत्तियां होती हैं, इसलिए इसको गाजर घास बोलते हैं। और ये घास इसलिए क्योंकि बहुत जल्दी, जैसे घास बहुत जल्दी बढ़ती है उसी तरीके से ये भी बहुत जल्दी बढ़ता है। और कांग्रेस ग्रास भी इसको बोलते हैं, गाजर घास भी और कांग्रेस ग्रास भी, इसीलिए क्योंकि इसकी वृद्धि बहुत जल्दी होती है, और इसके जो परागकण है वो परागकण अस्थमा या एलर्जी करते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा इसका यूज भी देखते हैं। तो आप जैसे डायग्राम में भी यहाँ देख रहे हो कि आजकल बाजार में पोलन प्रोडक्ट यानी परागकण के उत्पाद मिल रहे हैं, और इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा स्पोरोपोलिन है, तो उसमें ऐसा रसायन है जिसके कारण वो बहुत समय तक खराब नहीं होता है। और दूसरा, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो भी इसको खराब नहीं कर पाती हैं, इसलिए इन परागकणों को आजकल बहुत ज्यादा सौंदर्य के रूप में, ब्यूटी जो क्रीम्स आजकल बनती हैं उसमें उसको यूज किया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो जो सन है उससे ऐसी रेज निकलती हैं जिससे कि हमारी स्किन बर्न हो सकती है, तो इस पोलन ग्रेन से ऐसी क्रीम्स बनाई जाती हैं जिससे कि सन का जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, जैसे अपन सनस्क्रीम्स आजकल कहते हैं, तो एक तो वहां पर उसका यूज होता है। दूसरा, इसका जो है न्यूट्रिशन के लिए भी बहुत यूज किया जाता है। जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स का पेस्ट बनाकर, कहते हैं कि इसमें बहुत हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर मतलब कि घोड़े जैसी शक्ति होती है, इसलिए आजकल जो एथलीट्स हैं वो पोलन प्रोडक्ट को यूज करते हैं ताकि उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ सके। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव में आपको मैंने अस्थमा का बताया, एलर्जी का बताया, और पॉजिटिव में इसको खाने के रूप में काम में लिया जाता है, चाहे वो एनर्जी के रूप में हो चाहे वो सनस्क्रीन के रूप में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसकी जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता, या आप कह सकते हो पोलन ग्रेन्स की वाइवेबिलिटी। तो ये जो है, जैसे मान लीजिए पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद में पोलिनेशन के थ्रू वो एयर में जाता है, अब वो कितने समय तक जिंदा रहेगा। तो ये जो एज है या ये जो अवधि है, उस अवधि को हम क्या बोलते हैं, जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता, यानी कि कितने समय बाद ये जिंदा रह के जर्मिनेट हो सकेगा। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो टाइम है या समय, ये भी अलग अलग जो है डिपेंड करता है किन किन पे। तो अब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो अगर मिल जाए तो तुरंत जो है जर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें काफी सालों तक ये आसानी से जिंदा रहता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे पास में वीट है, राइस है, जो सीरियल्स हैं, उनके जो पोलन ग्रेन्स है उनकी वाइवेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, मुश्किल से 30 मिनट्स। तो ये थोड़ा सा आप इसको अंडरलाइन कर लेना। कई बार क्वेश्चन आता है कि गेहूं के पोलन ग्रेन की वाइवेबिलिटी या जीवन क्षमता कितनी होती है, तो केवल 30 मिनट यानी आधा घंटा। जबकि अगर हम रोज फैमिली यानी गुलाब वाली जो फैमिली है उसके पोलन ग्रेन्स को हम देखें तो उनमें वाइवेबिलिटी जो होती है 1 महीने या उससे भी ज्यादा पाई जाती है। और कुछ हमारे पास ऐसे हैं जैसे जो ऐसे बर्फ जाके जैसी जगह पे, जैसे टुंड्रा वगैरह है, आपके बुक में दिया हुआ नहीं है एग्जाम्पल, ल्यूपिन, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इसकी हजारों वर्ष तक जो है परागकण की या पोलन ग्रेन्स की वाइवेबिलिटी होती है। तो इस तरीके से जो है इनकी जीवन क्षमता जो है वो कई वैरायटी के हिसाब से अलग अलग होती है। अब यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज दी हुई है, हालांकि यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, हिंदी वाले लिख लो निम्न ताप परीक्षण, और जो इंग्लिश वाले हैं उसको लिख लो क्रायो प्रिजर्वेशन। ये एक वर्ड है, और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम घर में अगर कोई चीज है जो हमारी खराब हो रही हो खाने की, तो हम उसको फ्रिज में रखते हैं, और
और भी ज्यादा फ्रिज के हिसाब से नहीं हो, जैसे आइसक्रीम वगैरह है तो हम उसको फ्रीजर में रखते हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास में जैसे ये पोलन ग्रेन्स हैं या और कोई जैसे आजकल यूज किया जाता है सीमन है, एग है या सीड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो वनरेबल स्पीसीज के हैं, तो उनको कई सालों तक अगर हमें प्रिजर्व रखना है, हमको उसको संरक्षित करना है, तो उसके लिए हम एक नई टेक्निक को यूज करते हैं और उस टेक्निक को हम निम्न ताप परीक्षण भी कह सकते हैं, प्रतिरक्षण, और दूसरा हम उसको कह सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अब ये क्या है, इसमें हम जो तापमान होता है, हमारा टेम्परेचर होता है, वो होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आप देखिए कितना कम टेम्परेचर है। और इसमें अगर हम मीडियम लेते हैं, हम माध्यम लेते हैं, तो माध्यम किसका लेते हैं, नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन इतने लोअर टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में होती है, यानी द्रवित अवस्था में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम बहुत बहुमूल्य, जिसको हम कहेंगे कि जो ऐसी चीजें जिनको कि हमें बहुत समय तक सुरक्षित रखना है, बहुत वैल्यूबल चीजें या वनरेबल चीजें, तो उनको हम संरक्षित करने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया करते हैं। और इसमें आजकल हम जो ऐसी अपनी प्लांट्स की कैटेगरी है उसमें हम पराग कणों को भी संरक्षित कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर विशेष चीजें हैं जो अपने पराग कण से या पोलन ग्रेन से रिलेटेड थी, जो मैंने आज आपको इसमें डिस्कस की। अब उसके बाद में ये अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला सिस्टम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास में है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम जायांग या स्त्री केसर या गुरु बीजाणुधानी, बीजांड, भ्रूणकोश, बहुत सारे नाम हैं, वो आपके बुक में दिए हुए हैं, उस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे अंदर की तरफ, जैसे स्टार्टिंग में जब अपन ने पुष्प की संरचना करी थी तब उसमें यही आया था कि किस तरीके से सबसे अंदर की तरफ, और अधिकतर आपको एक जायांग के रूप में यहाँ पे मिलेगी, बहु जायांग भी यहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे आपके डायग्राम में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सबसे पहले जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है वो किसका दे रखा है, गुड़हल या चाइना रोज का। अब आप इसमें संरचना देखो, बहुत सिंपल सी संरचना है। सबसे ऊपर की तरफ इसमें वर्तिका आ गया, स्टिग्मा है, फिर उसके बाद में वर्तिका है, स्टाइल, और नीचे अंडाशय या ओवरी, और जिस पर ये टिका हुआ होता है, जिससे लगा हुआ होता है, उसे हम पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। अब उसमें देखो ये जो है दूसरा जो आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ है पेपरवर का। पेपरवर में भी जो है आपको इसी तरह की संरचना दिखाई दे रही है, और एक नाम यहाँ लिखा हुआ है बहुअंडपी युक्तांडपी। बहुअंडपी मतलब कि यहाँ पे जो पहले वाले में आपको एक ही अंडाशय दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा अंडप हैं, प्लस वो जुड़े हुए हैं। युक्तांडपी मतलब कि जब कोई चीज जुड़ी हुई होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, युक्तांडपी या सिनकार्पस। फिर उसके बाद में तीसरा आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है माइचेलिया का, ठीक है। ये माइचेलिया में यहाँ लिखा हुआ है बहुअंडपी युक्तांडपी। बहुअंडपी फिर वही हो गया, पॉली एंड्रस है, तो यहाँ पे बहुत सारे जो है अंडप या बीजांड है। और युक्तांडपी, अब यहाँ पे पहले युक्तांडपी था यानी सिनकार्पस, और युक्तांडपी होता है पॉलीकार्पस, यानी कि यहाँ पर आपको जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे कैरी जैसा। तो इतने सारे अंडप हैं, इतने सारे अंडाशय हैं, और सारे के सारे अलग अलग है। युक्तांडपी मतलब पॉली या फ्री, जिसको आप फ्री भी कह सकते हो। तो ये इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पर स्त्री केसर या जायांग, या आप इसको गाइनोसियम कह सकते हो, इस तरह से होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया कि किसी भी जो गाइनोसियम है उसमें 3 भाग दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा होती है, फिर स्टाइल होती है, फिर अंडाशय होता है, यानी सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इसकी अगर आप अधिकतर संरचना देखोगे तो फ्लास्क की तरह होती है। अब देखो अधिकतर एक जायांगी मिलेगा और एक उसमें अंडप मिलेगा। तो अगर एक ही जायांग यानी एक ही गाइनोसियम है, एक ही ओवरी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक अंडपी, यूनिकार्पल। लेकिन अगर एक से ज्यादा हैं तो अपन क्या कहेंगे, मल्टीकार्पल। और यहाँ पर दूसरा, अगर मल्टीकार्पल है तो स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया कि अगर जुड़े हुए हैं
तो सिनकार्पस, और अगर फ्री हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलीकार्पस। तो इस तरीके से, और नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक फूली हुई संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडाशय या ओवरी। और यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कि अगर बीजांडों की संख्या 1 है तो वो किसमें, एग्जाम्पल आपको क्या दिए हुए हैं, गेहूं वगैरह में। गेहूं है, धान है, आम है। अब जैसे आम है तो आप फल खाते हो तो एक ही गुठली मिल बनती, यानी कि एक अंडपी है। उसी तरीके से पपीता है तो पपीता हम देखोगे बहुत सारे बीज में, तो यानी कि वो कैसे हैं आपके, बहुअंडपी। तो इस तरीके से आज थोड़ा सा मैं करा रही हूँ, बाकी जो उसकी स्ट्रक्चर है वो मैं आपको कल कराऊंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।